अस्सलाम वालेकुम। जब हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं तो हर एक सेक्शन इक्वल अहमियत का हामिल होता है। हर एक प्रोसीजर जो सीआरपीसी में बताया गया है, हर जो आर्टिकल क्यूएसओ के अंदर बताया गया है, हर चीज़ एक्यूमुलेटिवली काम कर रही होती है। बट चंद सेक्शंस ऐसे हैं जो हम फौजदारी क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और जो हमारे बड़े पसंदीदा होता है फेमस से। और उसके अंदर दो सेक्शंस हैं। अगर हम मैजिस्ट्रियल ट्रायल की बात करें तो 249A ऑफ सीआरपीसी, और अगर हम सेशंस कोर्ट के ट्रायल की बात करें 265K सीआरपीसी। ये दो सेक्शन डील्स करते हैं अर्ली इक्विटल फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रायल। ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल सब्जेक्ट है ये, और मियाँ साहब से जानेंगे कि उस दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट लॉ है, प्रेजेंट जूरिस्प्रूडेंस है अंडर द लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ एपेक्स कोर्ट, किस तरीके से ये दो सेक्शंस जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये सब सेक्शन 249A एंड 265 के हमारे बड़े दिल के करीब है कि कन्वेंशनल क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले या किसी भी स्टेज के ऊपर जो है जल्दी फीस मिल जाए क्विटल करवा के। तो लेकिन बड़ा टेक्निकल भी है ये। हर लाजमी नहीं कि हर बार एंटरटेन, और कई दफ़ा आपका क्लाइंट आपको बहुत पुश करता है कि सर 249A दे दें या 265K मूव कर दें, व्हेन यू नो कि यार कुछ होने नहीं वाला इसके अंदर। तो आप ज़रा अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो नॉलेज है उसके मुताबिक ज़रा गाइड कीजिए क्या होगा। विशाल, दोनों सेक्शंस डील करते हैं इक्विटल एप्लीकेशंस को। जी अच्छा, इक्विटल एप्लीकेशंस को जब डील करते हैं ना, इस दोनों सेक्शंस ने माय अर्ली फेज ऑफ लिटिगेशन के अंदर बड़ा कंफ्यूज रखा मुझे। फॉर इंस्टेंस, आई स्टिल रिमेंबर अ डिस्कशन विद माय फादर कि एक कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो मुझे कहते कि चल दे जाके ना 249 दी एप्लीकेशन पा दो। मैंने कहा जी किस लिए? तो कहते हैं इक्विटल की एप्लीकेशन दो इसके अंदर। मैंने कहा जी ये तो ट्रायल लॉ की स्कीम के अंदर आ रहा है कि एक मैजिस्ट्रियल ट्रायल की जो स्कीम ऑफ लॉ आ रही है उसमें 249A है, और एक आपके पास सेशंस ट्रायल की स्कीम ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है तो वो इक्विटल है। तो मैं अभी ना फर्दे जुर्म लगा, ना कॉपियां तकसीम हुई, ना प्रोसिक्यूशन एविडेंस आई, मैं कैसे दे दूं? तो उन्होंने मुझे कहा कि have you ever gone the wording of section 249A and 265K? मैं कहा जी many a times। कहते क्या मतलब? मैंने कहा nothing in this chapter shall prevent a magistrate to acquit an accused at any stage of the case। अच्छा, उन्होंने कहा जो केस का वर्ड है यहाँ पे केस से क्या मतलब है? मैंने कहा जी केस का मतलब ट्रायल ऑब्वियसली। कहते तुम्हें किसने कहा? खैर, डिबेट्स वेंट ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ, जजमेंट्स भी अवेलेबल थी कि 249A की एप्लीकेशन 265K की एप्लीकेशन उसी वक्त मैच्योर होती है जिस वक्त आपके पास कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो जाए। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल इज क्वाइट एविडेंट दैट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज अ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। Now, I was thinking that had it been the intention of the legislature, they should have written a word at any stage of the trial, but they used the word case. But if you look at the judgments, we don't see any authoritative judgment. What is case? I mean, if I have to go back to the dictionary, case means filing of complaint, case means filing of FIR, registering of FIR. केस मीन कल्मिनेशन और इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन डिक्शनरीज को जब आप देखते हैं। बट केस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ट्रायल स्कीम के अंदर दिया जा रहा है, जबकि वहां पे लेजिस्लेचर बड़े आराम से ट्रायल का वर्ड लिख सकती थी। ओके, फेयर इनफ। देन आई इनकाउंटर्ड अ जजमेंट ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल। दैट जजमेंट इज PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 293। जिस खूबसूरत तरीके से इस पूरी प्रोपोजिशन को जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने डील किया है, और बिलखुसूस केस की वर्डिंग को, तो वो इस दोनों सेक्शंस के अंदर एक अजीब खूबसूरती पैदा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थ्रू हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि केस डज नॉट मीन कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, केस मीन्स इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द FIR। ठीक है, दैट्स व्हाई the word case has been written by the legislature here. So if you don't have to wait कि चलान सबमिट होगा, कॉपियां तकसीम होगी, you can even move application of 249A।
प्लस उन्होंने कहा कि अगर दोनों सेक्शंस को 249A को 265 को क्लासिकली जुक्सा पोजिशन में रखा जाए तो इनमें खुद भी इटसेल्फ बहुत कमाल का डिफरेंस है, जो कि जमाल मंदोखेल साहब के आर्ग्यूमेंट को फोर्टिफाई करता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर देखा जाए कि अगर आपने अर्ली इक्विटल लेना है तो उस अर्ली इक्विटल के लिए आपके पास वो कौन सी ग्राउंड्स अवेलेबल है, कौन सा एम्बार्गो अवेलेबल है, कौन सा ऐसा फैसेट आपको अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे आपने करना है। वो कहते हैं 249A के अंदर इस्तेमाल की गई दो कंडीशंस, एक है वेयर द चार्ज इज ग्राउंडलेस और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक हो गया। जब आप 265K पे स्विच करेंगे तो वहां पे चार्जेस ग्राउंडलेस स्किप कर दिया गया और सिर्फ आ गया कि आपने देखना है देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। नाउ द most important factor which is quite similar in these two provisions is there is no probability of accused being convicted of any offense when that is available, that ground is available. You can file it even before filing of the 173 report. So in comparative analysis के अंदर जो important abundant precautions हैं जिसको अदालत ने लेना है वो ये after hearing the prosecutor and accused। अच्छा, प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, एक्यूज को सुन लिया और जहां पे देखा मैजिस्ट्रेट की बल्कि पावर ज्यादा एग्जॉस्टिव है इन कंपैरिजन टू द सेशंस कोड प्रोविजन। सो वहां पे उन्होंने कहा कि चलो फर्ज करो चलान भी जमा हो गया, कॉपियां तकसीम हो गई, फर्द जुर्म भी लग गया, तो आपके पास दो ग्राउंड हैं जिनके ऊपर मैजिस्ट्रेट ने ऑपरेट और खेलना होता है। दैट इज कि वेयर द चार्ज इज ग्राउंडलेस, कि जी फॉर इंस्टेंस मैं बड़ी फेमस एग्जांपल देता होता हूं 406 वाली कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एलिज किया आपने और बिजनेस ट्रांजैक्शन की रोशनी के अंदर आपने फर्द जुर्म लगा दिया 406 का। नाउ यू गिव अ जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट दैट द जजमेंट सेज कि व्हेन देयर इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन नो सेक्शन 406 इज अट्रैक्टेड। सो यहां पे सप्लीमेंट किया लेजिस्लेचर ने दो चीजों के साथ, द चार्ज इज ग्राउंडलेस और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस बी दैट में 406। और सेशन कोर्ट के अंदर ये जो पावर है इसके अंदर का देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। सो मच सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सप्रेशन यूज किया है जज साहब ने अपनी इस जजमेंट के लिए, एंड ही कॉल्ड इट, अगर आप सीआरपीसी में मैं विशाल ऑफ द कफ आपसे पूछूं कि विशाल क्या जिस तरह दीवानी लॉ के अंदर 151 की इनहेरेंट पावर्स होती हैं, हमारी सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स कहां है? 561A के अंदर 561, वो किसकी पावर्स हैं? हाई कोर्ट। दैट इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट। बट जस्टिस जमाल मंदोखेन कहते हैं कि इसके अंदर 249A एंड 265K itself is a suo motu inherent powers of the court. अच्छा, Law does not require it that you need to file an application for that. Even the judge suo motu on its own on the basis of his inherent powers can exercise these powers. The only abundant precaution which the judge has to exercise is giving the opportunity to prosecution and accused and then making a subjective objective evaluation of the proposition कि इसके अंदर चार्ज भी ग्राउंडलेस था और एक्यूज को सिर्फ इसी ऑफेंस में नहीं किसी ऑफेंस के अंदर भी सजा दी जा सकती है। क्योंकि आपने चार्ज के चैप्टर को जो देखा हो उसके अंदर आपने देखा हो कि समटाइम्स आप चार्ज कोई और फ्रेम करते हैं, सजा किसी और में मिल सकती है, सीआरपीसी अलाउ करता है। बट इसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि जज के पास ये इख्तियार मौजूद है, ऑन इट्स ओन वो उसके ये पावर्स एक्सरसाइज किया। हमारे यहां नीचे ट्रायल कोर्ट में डायलेमा ये है 249A के साथ एक पैरेलल पावर अवेलेबल है 249 की कंसाइन टू रिकॉर्ड। तो जजेस जो हैं वो 249 को यूटिलाइज करना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू 249A। ऑल्दो दोनों की ग्राउंड्स डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंट है कि उसके अंदर कल को फिर एविडेंस आ सकती है दोबारा, सो वो इस वजह से कंसाइन टू रिकॉर्ड कर देते हैं। बट इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, दिस इज magisterial courts and court of sessions both have their inherent powers. They don't need, there is no necessary that you must be filing a application for the acquittal. Judge can do it by on itself. सर थ्योरेटिकली और एकेडमिकली तो बड़ी अच्छी डिबेट लगती है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नजर नहीं आता। Yes. और जब आप बात करते हैं कि आप चलान से पहले भी इसको दे सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, और जब प्रोसिक्यूटर को सुनना है, माय क्वेश्चन बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट वुड बी, अगर अभी अदालत ने कॉग्निजेंस नहीं ली एक चीज़ की
द केस इज ऑन इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज। चलो किसी वक्त मुझे आने वाली वीडियोस में याद करवाना आपका कॉग्निजेंस का भी जो है ना, मैं वो पूरा मैकेनिज्म सीधा करूंगा। कॉग्निजेंस है क्या चीज। हाउएवर यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया एट एनी स्टेज ऑफ द केस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेज ऑफ अ केस? It can start from the culmination of FIR. FIR. So had it been the intention of legislature that this is the sole stricto sensu powers of a trial court, what was the hindrance in putting the word trial over there? That's exactly what Justice Jamal Mandokhil explained in his judgment. अच्छा, so much so, एक और चीज, what you said is कि जी एकेडमिकली ये बात अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये बात एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसी जजमेंट में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये भी बात करते हैं कि जज ने मैकेनिकल वे में भी नहीं इन पावर्स को एक्सरसाइज कर लेना। अगर आप देखें उस मुकदमे में किसी भी किस्म की एविडेंस अवेलेबल है विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव अ नेक्सस टू द पेनल्टी प्रोविजन, तो फिर आपने इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करना। सो हमारे यहां सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जजेस इसी वजह से हिंड्रेंस शो करते हैं इसको एक्सरसाइज करने में। बट अगर कोई रॉक सॉलिड केस बनता है इक्विटल का इन टर्म्स ऑफ 249 या 265 के, आई हैव गिवन यू द जजमेंट, यूटिलाइज दिस जजमेंट। और फॉर अब ये ऐसे भी नहीं हो सकता कि मैं जाके कहूं जी सर 302 सेक्शन ही नहीं बनता, बंदा तो मरा है ना, ठीक है ना, बंदा तो मरा है, तो ये हम आपके मुल्जमान नहीं है, कोई और मुल्जमान तो है, चोरी तो हुई है, डकैती तो हुई है, जना तो हुआ है। But in that eventuality, judges won't be exercising 249A or 265K. So if the evidence in any of the terms is available, then these powers are, stopped by law, not to be exercised. But the modus operandi, the main fundamental domain around which these two applications will be revolving around is charges groundless or there is no probability of accused being convicted of any offense. सर जो लेजिस्लेचर ने इसको प्लेस किया है ट्रायल की चैप्टर के अंदर, yes. तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि अगर हैड इट बीन द केस, जिस तरह जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंदोखिल साहब ने बताया कि एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन के तौर पे भी काम कर रहा है ये 249 एंड 265 के जजेस ऑन देयर ऑन इफ देयर इज नो ग्राउंड और द नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन इसको एक्शन ले सकते हैं, तो हैड इट बीन द केस तो लेजिस्लेचर इसको इंडिपेंडेंट प्रोविजन बना देते, ट्रायल के चैप्टर्स में इसको एडजस्ट करने की क्या जरूरत है? विशाल, जजेस ने ना बेसिकली द गिवन लॉ को इंटरप्रेट करना होता है। और अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन एक फैसिलिटेटर के रोल पे उन्होंने इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन किया कि बजाय इसके एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, एक गरीब मुल्क के अंदर एक पार्टीज को इन दैट सर्कमस्टांसेस एक्यूज्ड को एक एगनी ऑफ ट्रायल से जो गुजरना पड़े, तो व्हाई नॉट इट यूटिलाइज मच प्रायर इन टाइम, ताकि अदालत का भी टाइम जाया ना हो और एक पेंडेंसी का वो एलिमेंट भी खत्म हो और जजेस को ये पावर दे दी। और सबसे बड़ी बात, इट्स बेसिकली अ जुडिशियल इंटरवेंशन, क्योंकि अभी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो बहुत सारी पावर्स पुलिस के डोमेन में भी अवेलेबल है। वो पर्चा खारिज भी कर सकते हैं, वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो खराज बना सकते हैं, उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बना सकते हैं। बट कैंसिलेशन रिपोर्ट का बनना, इखराज का बनना डज नॉट अमाउंट टू इक्विटल, वेयर एज if the application under section 249A is accepted, it's a pure judicial order and it's an acquittal order। और अगर इसके अगेंस्ट आपकी अपील लाई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेगी और अगर आपकी ये रिजेक्ट हो गई है 249A की एप्लीकेशन, देन यू हैव अ रेमेडी टू फाइल क्रिमिनल मिसलिनियस 561 रेड विद निगरानी की जो प्रोविजन है, यू कैन फाइल दैट। बट इट्स अ प्योर जुडिशियल ऑर्डर, क्योंकि आफ्टर दिस the trial has become pass and close transaction. Any remedy is only available to the appellate stage, not before that court. अच्छा सर, जब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ चलान हम ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, बीइंग अ ट्रायल लॉयर मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ आई है सामने कि यूजुअली हमारी कोशिश होती है कुछ एविडेंस सामने आ जाए या गवाह नहीं आ रहे तो उस स्टेज के ऊपर हम इस चीज़ को लेकर आएँ, थोड़ी फाइल में चोर होने दें कि ठीक है, जजिस को बताएं कि आप फाइल का मुलाहिजा फरमा लें, इतनी देर से प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं आ रहा है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस आए हैं उनका कोई नेक्सस बन नहीं रहा, रिकवरीज का कोई नेक्सस बन नहीं रहा, तो 249 या 265K का रिजोर्ट हम करते हैं। और एक चीज़ को ये भी मद्देनजर रखते हैं कि अगर ये रिजेक्ट हो गई तो देयर इज सम काइंड ऑफ बायस्ड इन द जजेस माइंड कि ठीक है, ये तो मैंने पहले भी रिजेक्ट कर लिया कि इसका इस स्टेज पे क्विटल नहीं बन रहा, तो वो भी एक रिस्क आपके पास रहता है।
तो अब जब आपकी एक नई जो आपने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी के अंदर एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो शेयर की है, उसमें तो बड़ी आसानी हो जाएगी बीइंग अ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर कि ठीक है यार, अब आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा कि चलान आए, पहले तलबी चलान करवाओ, पास करवाओ और सारा कुछ हो। तो लेकिन प्रोसिक्यूटर को भी तो सुनना उन्होंने, मैंडेटरी है। हाँ वो मैंडेटरी है। अब उसके पास तो एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है कि सर इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। yes. जब इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है तो यहाँ पे सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये भी है कि कोर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इंटरवेंशन नहीं करनी। तो हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस के ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन में वो भी नहीं कर रहा, इंटरवेंशन भी नहीं कर रहा, और प्रोसिक्यूटर भी आके कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करे। अदरवाइज हैड इट बीन द केस दैट आई एम द प्रोसिक्यूटर, माय ओनली आर्ग्यूमेंट वुड बी कि सर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होने दें, चलान जमा होता है, देखते हैं फिर इसको। विशाल, मैं आपको आपकी सवाल को ना बड़े आराम से वन लाइनर सेटिस्फैक्शन देता हूँ। व्हाट इज क्वैशमेंट? हाँ, क्वैशमेंट की जा सकती है अगर if the quashment can be done during the pendency of investigation, challan is not submitted, why not 249A or 265K? So अभी उधर भी चलान जमा नहीं हुआ और अदालत ने क्वैश कर दी, वो किन ग्राउंड्स पे क्वैशमेंट करती है? इसके लिए हम क्वैशमेंट पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ग्राउंड्स ऑफ क्वैशमेंट। सो जस्ट लाइक दैट 249A और 265K ऑपरेट करता है दो डोमेन्स के ऊपर, चार्ज इज ग्राउंडलेस और नो प्रोबेबिलिटी, यानी आपने जुर्म ही ऐसा लगा दिया जो बनता ही नहीं है। So then the court has the authority कि आप उसी वक्त आपको बरी किया जाए। तो उसके अगर हम जक्सा पोजीशन रखें इस पावर को कि that court also has the power to alterate the charges at the time of framing of charge, तो उसको आप किस तरीके से लेके चलते हैं? Charge is groundless. Whatever the charge is framed is groundless, or there is no probability of being convicted of any offense. So ये जो any offense का डोमेन है, इसके अंदर ये नहीं होगा कि alternate कोई सेक्शन लग जाएगा, कोई लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। That's a very interesting proposition and I और guess इसके ऊपर बल्कि दो जजमेंट्स और हैं। एक है जी आपकी मेरे पास 2005 SCMR 1544 और उसके साथ एक और है 1998 SCMR 1890। These are three judgments जो इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हैं। और I guess this is very interesting being a trial lawyer myself, I would try to exercise these powers कि ये practically कितनी हद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। And once again मियां साहब has delivered a golden nugget for young lawyers like myself. So thank you so much मियां साहब, and thank you to our viewers. I believe कि जितने practicing lawyers हैं वो मेरी जो intriguing questions थे उससे relate कर सकते होंगे, for the reason that being a criminal defense lawyer आपकी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी आप एक्विटल सिक्योर कर सकते हो उतनी जल्दी एक्विटल सिक्योर किया जाए। क्वैशमेंट का स्कोप भी प्रैक्टिसिंग लॉयर को पता है कितना नैरो है, तो उसके चलते हुए अगर आपके पास एक ऐसा नया मैकेनिज्म जो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में मियां साहब ने एक्सप्लेन किया है, अगर वो अवेलेबल हो तो आई सपोज कि आपके पास नया सेट ऑफ वेपन आपके पास आ जाएगा एज अ लॉयर जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मियां साहब को शुक्रिया अदा करते हुए आपके से लेंगे इजाज़त। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।